बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे मेहमान हैं आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। दुनिया में जो इस वक्त न्यूक्लियर का हल्ला है, इससे जुड़ी कुछ खबरें आपको हम बता दें। खास तौर पर लोग ये पूछ रहे हैं क्या क्योंकि ये तो बयान अमेरिका से आया ना, ट्रंप ने कहा हम न्यूक्लियर टेस्ट करना है। ये भी बयान आया कि उनके रक्षा मंत्री का कि ये तो 1939 का वक्त आज एक बार दोबारा आ गया है जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। पुतिन भी यहाँ से जो है कभी न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको चला कर देखते हैं, कभी अंडर वाटर टॉर्पीडो चला करके देखते हैं। अब दोनों दुनिया देख रही है दोनों नेताओं की तरफ, कौन पहले पलक झपकेगा। ट्रंप ने जो ऐलान किया है क्या वाकई उस पर वो अमल भी करेंगे, मतलब न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण करेंगे, और वो करेंगे तो पुतिन क्या करेंगे। तो क्रेमलिन जो पुतिन का कार्यालय है उसके प्रवक्ता की तरफ से एक बयान कल जारी किया गया है और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने अभी किसी को भी हम मतलब अपनी सरकार में न्यूक्लियर टेस्ट करने का आदेश नहीं दिया है। उन्होंने कहा हम केवल अमेरिका का रवैया देख रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है और हमें राष्ट्रपति से निर्देश है आप तैयार रहिए। अगर अमेरिका न्यूक्लियर विस्फोट करेगा तो हमें भी फिर उसको बराबर जवाब देना पड़ेगा, यह जरूरत होगी हमारी, लेकिन फिलहाल हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना चाहते। तो पुतिन ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल बयानों में तो इस आग को और हवा देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्या ट्रंप वाकई में एक बार फिर कोल्ड वॉर या कुछ लोग जिसे थर्ड वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं उसकी ओर विश्व को धकेल रहे हैं। सर ट्रंप भी आमतौर पर मतलब ये दोनों मामलों में मैं हमेशा ही कहता हूँ कि न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर वॉरहेड्स केवल इसलिए होते हैं कि आप लड़े नहीं जी, डेटरेंट के तौर पे उनका इस्तेमाल किया जाए। और पुतिन के लिए तो मुझे कम संभावना लगती है कि वो इसमें पहल करेंगे। वो तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप पहले नहीं करेंगे वो, लेकिन ट्रंप साहब का तो भरोसा नहीं सर कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। हालांकि वो भी इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बहुत बड़े वो है रिपरकशंस। यदि वो परीक्षण करते हैं तो आप एक वॉर की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ या एक नए तरीके के संग्राम की तरफ चले जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है वो ट्रंप साहब भी केवल धमकी देने तक का काम करेंगे या वो भी कह देंगे भाई तैयारी रखो, इसकी ज़रूरत है, परीक्षण करना है कि नहीं करना ये अभी नहीं तय करते। परीक्षण वो नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप के लिए कोई भी बात को बहुत ही ठोक बजाकर कहना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वो ऐसे किसी बड़े संकट को इनवाइट करेंगे, इससे पीछे हट जाएंगे। वैसे उन्हें अपनी बात से पीछे हटने में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं कभी। हाँ कोई प्रॉब्लम, वो तो हटते रहते हैं वैसे भी। हाँ वो किसी दिन कह सकते हैं कि पुतिन इज ग्रेट फैन ऑफ माइंड। सो नहीं, लेकिन वो पीछे कहाँ हटते हैं, आप लोग उनके बारे में गलत कह रहे हैं। जो आदमी सर्किल में चल रहा है वो पीछे कभी हटता ही नहीं। मुद्रिका है भाई, वो तो कभी ऊपर कभी नीचे एक ही जगह पे वो कई बार आते हैं दिन में, लेकिन वो पीछे नहीं हटते हैं। नहीं, ये जो बयान अभी क्रेमलिन से आया, इससे आपको लगा कि पुतिन अभी मामला नहीं बढ़ाना चाहते? देखिए, पुतिन किसी भी स्थिति में नहीं चाहेंगे। पुतिन के साथ वैसे भी वो एडवांटेज नहीं है, या कहें कि जो अमेरिका के साथ जो है वो तो दुनिया का दादा देश है ना भाई, वो तो ज्यादा देश उसके साथ खड़े हैं, उसकी पावर दूसरे की तरह है। पुतिन तो वैसे भी संघर्ष कर रहे हैं। पुतिन इस संघर्ष के बीच में इतने सालों से बने हुए हैं, सामान्य बात नहीं। पुतिन सिर्फ और सिर्फ डेटरेंट के तौर पर कह रहे हैं भाई अगर तुम गड़बड़ करोगे तो हम तुमसे कम नहीं है। हाँ। लेकिन पुतिन किसी कीमत पर दुनिया को युद्ध में नहीं डालेंगे। और सिर्फ पुतिन नहीं, मुझे तो यह भी लगता है कि चाइना भी अभी किसी को युद्ध में डालने की स्थिति में नहीं, अभी वो भी नहीं चाहता है। ये अमेरिका चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों को लगता है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भारत को लगता है हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका को लगता है कि अब हम लुढ़क रहे हैं। उस लुढ़कने से बचने के लिए वो युद्ध करना चाहता है, वो दुनिया भर को संघर्ष में डालना चाहता है। ये बहुत साफ। अब ज़ेलेंस्की का भी बयान आया एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि दिक्कत ये है यूरोप के साथ, इस खबर को ये रखिए, दिक्कत यूरोप के साथ ये है कि उसे लग रहा है कि वो पुतिन के ऊपर दबाव डाल करके अपनी शर्तें मनवा लेगा, लेकिन वो भूल रहा है कि 3 साल हो चुके हैं पुतिन के ऊपर ये दबाव काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने तो साफ साफ कहा आप युद्ध लड़ रहे हो तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। पुतिन को आप बल के जोर पर ही रोक सकते हो, उनको ताकत दिखा के ही रोक सकते हो। सैंक्शन लगा देना, ऑयल इंडस्ट्री पर प्रतिबंध लगा देना, इस सब से पुतिन को फर्क नहीं पड़ेगा। वो आदमी जंग कर रहा है। आपको अब केवल मुझे हथियार नहीं देने, अब आपको सेना लगानी पड़ेगी। ये ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो जिस काम के लिए बना था, एक पर हमला तो पूरे यूरोप पर हमला, उसके लिए सेनाएं तैयार की गई थी, वो उन सेनाओं को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। और पुतिन क्या कर रहे हैं? पूरे यूक्रेन को बारूद से भर दिया उन्होंने। मतलब ज़ेलेंस्की का देश यूक्रेन धुआं कर दिया है। अब उन्होंने 5th जनरेशन के अपने फाइटर जेट Su-57 की नई तस्वीरें दिखाई हैं और ट्रंप और नेटो को यह मैसेज उन्होंने दिया है कि आप मुझे कम मत आंकना। तो पुतिन गोले पर गोले दागे जा रहे हैं।
ये भी अजीब बात है कि इनके हथियारों का जखीरा जो है वो खत्म नहीं हो रहा। वहां तो यूक्रेन के पीछे जो है अमेरिका खड़ा है, यूरोप खड़ा है, इतने सारे देश हैं। यहाँ तो ले दे के इनके पीछे एक चीन है। ये भी आप, और इनको हथियार मिल रहे हैं चाइना से। अभी तक ऐसी कोई पब्लिक खबर तो नहीं आई है। पैसा मिल रहा होगा, बाकी सब मिल रहा होगा। कैसी इंडस्ट्री बना रखी है पुतिन ने कि 3 साल से आदमी पर सारे प्रतिबंधों के बीच जो है वो जंग किए ही जा रहा है और पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सर, उनको अभी भी ये उम्मीद है कि ये लोग, मतलब मुझे कम से कम यूक्रेन से खदेड़ नहीं सकते। देखिए, सोवियत यूनियन के समय से ही पहली बात तो आ जाते हैं कि क्या ट्रंप या पुतिन न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि दोनों करेंगे। उसके बहुत महत्वपूर्ण जो कारण वो ये है कि एक बार यदि ये शुरू हुआ तो फिर ये रुकेगा नहीं। दूसरी बात, जो आप ईरान पर, पाकिस्तान पर, भारत पर या साउथ कोरिया पर, जापान पर एक आप नैतिक दबाव बनाए हुए हैं और कई इनमें से कह रखा है कि हम नहीं न्यूक्लियर डेटरेंट के तौर पर भी हम अभी नहीं डेटोनेट करेंगे, उनके लिए रास्ते फिर खुल जाएंगे। अमेरिका या जितने भी ये देश हैं, बड़े देश, न्यूक्लियर पावर है, वो कह पाने की स्थिति में नहीं होंगे कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करें। दूसरी बात कि जो सोवियत यूनियन की जो मिलिट्री जो इकोनॉमी थी, आप देखेंगे वो, उसको हम लोग कहते थे मिलिटराइज्ड इकोनॉमी, यानी कि उसका एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से आता था, मिलिट्री हार्डवेयर के सप्लाई से आता था। यही बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लेकर के भी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के जितने देश हैं उसमें मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करने के कारण ही अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी मजबूत बनी रहती है। ठीक है। अब जो है, चूंकि कई ऐसे बड़े कंट्री उभर करके आए, चाइना उभर आया, भारत उभर आया। भारत आज कम से कम 26-27 देश है जहां पर मिलिट्री हार्डवेयर की सप्लाई कर रहा है, मिसाइल से लेकर के बाकी सारी चीजें सप्लाई है। मतलब रूस के मुकाबले में बहुत कम है, उस परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन अब उनको एक चीपर कॉस्ट पर एक अल्टरनेटिव मिली है, तो जखीरा तो थोड़ा सा उनके पास जो बचा हुआ है, और बीच में जब हथियार की उनको कमी हुई थी तो चाइना ने उनको सप्लाई किया। मैं कह रहा हूं, ले दे के इनके पीछे एक चाइना ही है। और एक अंतिम बात, अमेरिका, नाटो कभी भी अपनी सेनाओं को भेजने का दुस्साहस नहीं करेगा। यदि ऐसा होता है तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 सामने जिस दिन नेटो ने सेना लगा। बिल्कुल। चलें, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ट्रंप और बीबीसी के बीच जो ठनी हुई थी उसकी खबर बताते हैं। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक डॉक्यूमेंट्री में उनका एडिटेड भाषण चलाने पर शुरू हुए विवाद के बाद अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ में बीबीसी की न्यूज हेड डेबोरा टर्नस ने इन आरोपों के बाद उन्होंने भी रिजाइन किया। और एक डॉक्यूमेंट्री में दरअसल ट्रंप के भाषण को इस तरीके से एडिट किया गया था कि अर्थ का अनर्थ हो गया था, और इसमें ट्रंप की बात सही है। अब मैं आपको ये जरा पूरी खबर में बता दूं कि ये एक्चुअली जो है वो हुआ क्या था। समीर जी एक बार जरा मुझे डिटेल दिखा देंगे। चुनाव से पहले अभी पिछले साल इलेक्शन हुआ, ट्रंप के कैंपेन में उस दौरान बीबीसी ने एक प्रोग्राम बनाया, पैनोरामा, और उस प्रोग्राम में ट्रंप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें ट्रंप का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था उसके साथ कट पेस्ट का काम किया। कहा कुछ था और उसको कट पेस्ट करके कुछ और बना दिया गया। ट्रंप अपने साथ, आपको याद है वो घटना हुई थी जिसमें ये कैपिटल हिल पर 2021 में इनके समर्थकों ने चढ़ाई कर दी थी, बेसिकली इनकी पार्लियामेंट में घुस गए थे, सब ट्रंप समर्थक थे। उसके बाद ट्रंप को इम्पीच करने की भी कोशिश हुई थी, कानूनी मुकदमा भी चला था, लेकिन, और वो आज तक सबसे बड़ा सरदर्द है ट्रंप का। लेकिन ट्रंप ने उसी दिन एक स्पीच दी थी जिस दिन वो समर्थक कैपिटल हिल में घुसे थे। उसी स्पीच को काट छाट कर बीबीसी ने दिखाया। ट्रंप अपने समर्थकों से ये कह रहे थे कि हम अपने नेताओं के साथ चलते हैं, आइए हम कैपिटल में अपने नेताओं के साथ चलते हैं और हम लड़ेंगे। लेकिन ये बीच की बात हटा दी गई और उस डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप का बयान दिखा दिया गया, आइए हम कैपिटल हिल पर चलते हैं और हम लड़ेंगे। इसको ये वाकई गलत किया गया था। बीबीसी ने इसके लिए माफी भी मांगी है, उनके टॉप 2 लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है, और ट्रंप आरोप लगा रहे हैं कि ये सीधा सीधा हमारा मित्र देश, और कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मित्र देश यूके, उसकी सरकारी मीडिया ने, बीबीसी सरकारी मीडिया है इंग्लैंड का, उसके सरकारी मीडिया ने अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप किया, अमेरिका के चुनाव को झूठे बयान पर, फेक डॉक्यूमेंट्री पर प्रभावित करने की कोशिश की। ट्रंप ने कहीं नहीं कहा कि आओ हम लोग चलें कैपिटल हिल पर और लड़ें और हिंसा करें, लेकिन वो क्लिप ऐसे दिखाई गई बीच का हिस्सा हटा करके जिसमें लगा कि ट्रंप ऐसा ही कह रहे थे। और वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जब अमेरिका में इलेक्शन के लिए कैंपेन चल रहा था उस वक्त। तो ट्रंप का आरोप भी ठीक था, बीबीसी की चोरी पकड़ी गई है, और
बीबीसी के जो जिम्मेदार लोग थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। हम अब हमारे साथ भारत इसमें कहाँ से आया था, याद कीजिए। नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी अभी, उसको 1 साल ही हुआ मुझे लगता है, जिसको भारत में बैन कर दिया गया था। और हमारे यहाँ बड़ा हाय तौबा मचा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री पर क्या कोई डॉक्यूमेंट्री विश्व में कहीं बनेगी तो हम उसको दिखा नहीं सकते, ये सेंसरशिप है और जाने क्या क्या। वही बीबीसी मान रहा है कि उसने बेईमानी की और चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया। समीर जी, टिम डेवी जो है बेसिकली वो इसी तरह के लिए जाने जाते हैं, वो सनसनीखेज रिपोर्ट बनाना, तोड़ मोड़ करना खबरों को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जब हुआ था तब इसी टिम डेवी पर आरोप लगा था कि इनके इशारे पर प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से हुआ था। और जिस तरीके से बीबीसी ने दुनिया भर में मतलब इस तरीके से काम किया, जैसे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया, बीजेपी को लेकर कई तरह के उन्होंने नकारात्मक रिपोर्टिंग और खबरें और कई वीडियो चलाए गए। दुनिया के तमाम देशों में बीबीसी ने जिस तरीके से किया, उसी की एक कड़ी उन्होंने ट्रंप को लेकर किया। और जिस तरीके से इंटेंशनली एक मानसिकता के साथ कि जो ट्रंप ने नहीं कहा है इसको तोड़ मरोड़ के कैसे छवि खराब की जा सकती है, मुझे लगता है वो किया। और ट्रंप ने बहुत अच्छे से अपनी आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद टिम डेवी को यह पद छोड़ना पड़ा। मुझे लगता है कि बीबीसी को इसे सबक लेना चाहिए कि दुनिया में वो जिस तरीके से एक मीडिया के नाम पर, एक अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो जिस तरीके से चुनी हुई सरकारों के खिलाफ या लोकप्रिय नेताओं के खिलाफ एक तरीके से वो एजेंडा जो चलाता है बीबीसी, और तमाम तरह के राजनीतिक दलों का बीबीसी को जो समर्थन मिलता है, बीबीसी को मुझे लगता है कि अभी सुधारना चाहिए। इस तरीके से हरकतें लगातार करना भारत के अंदर आप कर रहे हो, आप दुनिया के तमाम देशों में कर रहे हो। आपने ट्रंप के खिलाफ इस तरीके से ट्रंप ने कहा कि ये तो लेफ्टिस्ट एजेंडा चलाता है। निश्चित रूप से ये आरोप, इस आरोप में हो सकता है कि वो सच्चाई भी हो, लेकिन मेरी बात, एक बात कभी समझ में नहीं आई बीबीसी को लेकर के, जब भी कंट्रोवर्सी होती है त्रिपाठी जी, बीबीसी स्टेट मीडिया है, स्टेट मीडिया है। अमेरिका, यूके के अंदर तो बोरिस जॉनसन भी जैसा आदमी भी प्रधानमंत्री रहा है और टोनी ब्लेयर जैसा भी बिल्कुल विपरीत। एक जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के लिए, उनके यहाँ हर दोनों तरफ की सरकारें बनती हैं। स्टेट मीडिया जो है वो ऐसा इतना सो कॉल्ड लिबरल अलाइंड कैसे हो सकता है? नहीं, पहली बात तो लिबरल जैसा कुछ होता नहीं, उनसे कट्टर कुछ नहीं जिनको हम आप लिबरल कहते हैं, और वो इसको एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं बड़ा अच्छा है, देखो हमको लिबरल कह के कुछ भी कह रहा है, तो आप उनको पहले ही एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। बीबीसी कैसे बना और उसका काम क्या था ये समझना पड़ेगा। जब जिसको कहते हैं ना कि बंदूक के दम पर, ट्रेड के दम पर दुनिया में शासन करने की कुवत खत्म हो गई यूके की, तो उसने इस टूल का इस्तेमाल किया। और इसमें तो कोई कहने में गुरेज नहीं, संकोच नहीं है कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें यूके, यूरोप और जो वेस्ट वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, वो बहुत आगे थे। उन्होंने उसका लाभ लिया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीबीसी के जितने भी चैनल और जितनी सर्विसेज शुरू हुई हैं, वो वहीं शुरू हुई हैं जहां बीबीसी को अपना प्रभाव बनाना था। और बड़ा विचित्र है ये, लेकिन कमाल की बात यह कि हम अंग्रेजों से आजाद हो गए और अंग्रेजी मीडिया के आधार पर हम कहते हैं कि हम बीबीसी स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म क्यों नहीं करते हैं। मतलब ये हम समझाते वैसे हैं। वहां से उन्होंने अपने पांव समेटने शुरू कर दिए जहां जहां उनको लगा कि अब एजेंडा उनका चलता नहीं। भारत में इनकम टैक्स की बड़ी लायबिलिटी उनके ऊपर फंसी तो उन्होंने उसका नाम ही बदल दिया। उन्होंने उसको क्या नाम है, कुछ कलेक्टिव न्यूज रूम जैसा करके एक नई कंपनी बना दी और कहा काम सब बीबीसी वाले हैं, लोग बीबीसी वाले। बीबीसी ओवरऑल यूनाइटेड किंगडम का एक डीप स्टेट है। उसको आप इस तरह से समझेंगे तब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जितने कॉन्फ्लिक्ट जोन थे वहां जो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है उसकी पूरी लिस्ट है। अगर वो निकालेंगे तो हर जगह वो यूनाइटेड किंगडम जिस तरफ जाना रहता है उसके पक्ष के लिहाज से वो तैयार करता है और उस देश को गलत छवि के साथ दिखाता है। बीबीसी को ऐसे देखेंगे तब समझ में आएगा वो मीडिया हाउस नहीं है, वो यूनाइटेड किंगडम का। ट्रंप वैसे बहुत जोर जबरदस्ती सबके साथ करते हैं, लेकिन अगर ये जोर जबरदस्ती से भी अच्छा हुआ है तो अच्छा है कि किसी का एजेंडा एक्सपोज हुआ। नहीं, बीबीसी को लेकर एक भारत के रेफरेंस में बात ध्यान रखनी चाहिए कि कश्मीर को लेकर बीबीसी और भारत का कोई भी सरकार रही हो हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा है, क्योंकि वो भारत में जो कश्मीर के आतंकवादी लोग हैं जो वहां पर आतंक फैला रहे हैं उनको वो एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर या फ्रीडम फाइटर के तौर पर बार बार पेश करता है। और भारत की कोई भी सरकार रही हो उसने उस पर हटा तो सबसे ज्यादा अफवाह अगर किसी ने फैलाई थी तो बीबीसी न्यूज ने फैलाई थी और यहां उसकी सर्विस बंद होने के कगार पर थी, लेकिन स्पेशल बुलेटिन डेली का शुरू कर दिया था सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर। और अब दूसरी खबर, एक बड़ी खबर, दुनिया के एक और हिस्से में झगड़े शुरू हो सकता है, इसकी आपको बता दूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर की है, एक आर्टिकल छापा और उन्होंने कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच कभी भी दोबारा जंग छिड़ सकती है, ऐसा उसका दावा है। उन्होंने दोनों देशों के हवाले से, अपने सोर्सेस के हवाले से खबर भी दी है, कई लोगों से बात भी की है दोनों सरकारों में। उसके पीछे वजह यह है कि ईरान ये दावा कर रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ।
अभी जून में ही अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर बहुत हैवी बॉम्बिंग की थी और उनके जितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे, जहां भी वो परमाणु उनके रिएक्टर वगैरह थे, उनको ध्वस्त करने का दावा किया गया था। लेकिन अब खबर जो वेस्टर्न मीडिया दे रहा है वो ये कि ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम आज भी है जिससे वो 11 न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, न्यूक्लियर हथियार 11 बम बना सकता है, इतना उसके पास है। ये हो सकता है कि जहां बॉम्बिंग हुई वहां दबा हुआ हो या उससे पहले ही ईरान ने वो यूरेनियम कहीं शिफ्ट कर दिया हो। दूसरा, ईरान बड़े पैमाने पर मिसाइलें बना रहा है, मिसाइल और ड्रोन। इसमें उसको अच्छी तकनीक भी हासिल है जो उसकी होम ग्रोन टेक्निक है। और आप याद कीजिए जब ईरान ने हमले का जवाब दिया था अपने ऊपर हुए, तो इजराइल के ऊपर उसने 500 मिसाइल और 1100 ड्रोन्स फायर किए थे। 12 दिन तक ये सब कुछ चला था। इनमें से 500 मिसाइल में से 36 मिसाइल्स ने एक्चुअली हिट किया था इजराइल को। और इतना सा तो है इजराइल, बेसिकली हमारे भारत के 2-3 बड़े शहर जोड़ दीजिए, आबादी में तो खैर बिल्कुल ही कंपीट नहीं कर सकता, वो एरिया भी उसका उतना ही है। और 2300 घर डैमेज हुए थे, 240 बिल्डिंग्स डैमेज हुई थी इजराइल में, और 13,000 लोगों को रिलोकेट करना पड़ा था। ये तो तब कर दिया था जब अमेरिका और इजराइल एक साथ, अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रखा था और सब कुछ था। और अब वो ईरान के सोर्सेज ने ये कहा है उस खबर में सर कि इस बार हम 12 दिन में, जैसे हमने थोड़ा थोड़ा करके 500 मिसाइल फायर किया, ऐसा नहीं करेंगे। हम तैयारी कर रहे हैं कि एक दिन में 2000 मिसाइल मारे इजराइल के ऊपर, देखते हैं कैसे रोकेगा। देखिए, इजराइल अकेला नहीं लड़ता है, हमको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि मेडिटेरेनियन में, वो मध्य सागर में, उसके साथ अमेरिका भी खड़ा है। और ईरान यदि प्रहार, मुझे तो नहीं लगता है कि ईरान इसकी पहल करेगा। नहीं करेंगे, यही लिखा है कि इजराइल ही करेगा। इजराइल की जरूर ये बात है कि इजराइल इस बात के लिए, और अमेरिका भी इस बात पर कहीं ना कहीं सहमत है कि जो ईरान कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर इनरिचमेंट की जो टेक्नोलॉजी थी, उसका सिर्फ भवन आपने बर्बाद किया है, उसके मटेरियल को आपने बर्बाद नहीं किया है, वो क्लेम कर रहा है। और ये पहले दिन से क्लेम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आज क्लेम कर रहा है, वो पहले दिन से क्लेम कर रहा था कि आपने तो भवन ही से ऊपर तो गिराए हैं, बिल्डिंग ही तो गिराई है आपने, हमारा जो चीज था वो हमारे पास है, हमारी टेक्नोलॉजी आपने ध्वस्त नहीं की है। अब ऐसी स्थिति में यदि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो इसकी गुंजाइश है कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के प्रहार करें। क्या मुनीर के साथ जो इतनी गलबाहियां अमेरिका ने किया है वह भी उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है या नहीं है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन एक पक्ष इस चीज को हमको नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ईरान के साथ पाकिस्तान न खड़ा हो जाए। आप ये मत भूलिए कि हमास अकेले लड़ रहा है क्या? हमास लड़ रहा है, इसका मतलब जैसे हम कहते हैं कि यूक्रेन अकेले नहीं लड़ रहा है, उसके पीछे जो है वो नाटो की फोर्सेस, नाटो की टेक्नोलॉजी और उसका जो मिलिट्री हार्डवेयर काम कर रहा है, वैसे ही हमास के पीछे कोई एक बड़ी ताकत काम कर रही है। नहीं तो हमास इतने दिनों तक उसके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन कहां से आएगा, पैसा कहां से आता? तो वो स्थिति आने वाले दिनों में कैसे अनफोल्ड होगी, अभी ये देखना बाकी। मतलब ये एक और जंग अभी खत्म ना माने आप? नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये खत्म होगा ही नहीं। चीन सोडियम फॉस्फेट भेज रहा है, 2000 टन भेज चुका है, मतलब चीन का पूरा सपोर्ट है ईरान के पीछे।